सम जनरल रूल्स फॉर फॉर्मिंग एक्टिव टू पैसिव। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, अगर ये रूल्स आप याद रखते हैं तो आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में हमेशा मदद करेगा। नहीं तो अदरवाइज अगर ये रूल नहीं याद रहा, ज्यादा नहीं है 8 रूल है, हमेशा रहोगे फिर। जैसे पहला रूल कहता है, आपको एक एग्जांपल लेके हम बताते हैं। पहला एग्जांपल है, सिंपल सा लेंगे, ही हेल्प्स द पुअर। आप लोग को पता है ये पैसिव वॉइस है कि नहीं? एक्टिव वॉइस है। अब यहां पे देखिए सिंपल सी बात है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा से यहां पे गौर कीजिएगा, अगर ये सब्जेक्ट है तो किसका सब्जेक्ट है? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है कि नहीं? अगर ये वर्ब है तो किसका वर्ब है? एक्टिव वॉइस। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो किसका ऑब्जेक्ट है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। यहां तक तो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब जरा सा गौर कीजिए, पहला कहता है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, हमने एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है? हमने कहा कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। अब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ आता है? हमेशा शुरू में होता है। तो अगर हम इसको पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे द पुअर। क्लियर है? पहला रूल समझ में आ गया। दूसरा रूल कहता है कि जो एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जो होता है, तो लिखेगी नहीं था, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। करोगे, फिर से पढ़ाना है हमको। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? द पुअर। अब मुझे जरा सा एक डाउट यहाँ पे है कि द पुअर जो है सिंगुलर है या प्लूरल है? क्योंकि तो हमें प्लूरल है कि अगर प्लूरल है तो उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्लूरल है तो हम यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हाँ, कैसे बनेगा, आर क्यों आया हम बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, पहले आप खाली देखते चल जाओ। हेल्पिंग वर्ब मैंने प्रयोग कर लिया। तीसरा रूल कहता है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 का प्रयोग करें। क्लियर है? हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म? तीसरा फॉर्म। अब यहां देखिए एक्टिव वॉइस में यहाँ पे कौन सा वर्ब है? हेल्प है ना। हेल्प का तीसरा फॉर्म क्या होता है? हेल्प्ड। तब हम यहाँ पे हेल्प्ड कर दिए। यहाँ तक तो तीसरा तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख लीजिए ये तीनों, उसके बाद आगे बताते हैं। क्या हुआ?
अभी हमने कहीं लिखा है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट का उपयोग किए हैं अभी हम? तब फिर अभी तो तीनों को रूल बोले हैं, 8 रूल बोले हैं जिसमें अभी 3 ही खत्म हुआ है। लिखा गया सबका? चौथा रूल आपका कहता है, चौथा रूल में आपका कहता है कि वर्ब के बाद यानी कि सामान्यतः जनरली में सिंगल एल होता है कि डबल एल? जी भुला गया, डबल एल। जनरली V3 के बाद यानी कि वर्ब के तीसरे फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग होगा। क्लियर है? जनरली का मतलब क्या होता है, हमने क्यों लगाया जनरली, सो बताइए। सामान्यतः होता क्या है, वो तो पूछ रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि बाई का प्रयोग नहीं भी हो सकता, कहीं कहीं पे इसका प्रयोग हो भी सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हेल्प के बाद क्या क्या है, V3 के बाद बाई का प्रयोग करने बोले, हमने कर दिया। पांचवा रूल इसमें कहता है कि बाई के बाद, सॉरी लिखिए, पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमेशा बाई के बाद रहेगा, के बाद रहेगा। ठीक है, तो अब आइए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यही है ना कि आप बोले कि बाई के बाद होना चाहिए, तो इसको लगाने से पहले एक रूल और है, वो रूल देखिए उसके बाद लगाइएगा। छठा में कहता है कि यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, पैसिव वॉइस में बदल जाता है, सिंपल सी बात है, क्या बदलता है अब उसको देखिए। तो यहां पे कहता है कि अब यहां पे जरा सा गौर कीजिएगा, ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं? तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्टिव केस को इसका सब्जेक्ट बनाया था, मतलब ऑब्जेक्टिव केस से हमने क्या किया, सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर दिए। अब यहां से सब्जेक्टिव केस को हम यहां पे ला रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि आपको हम प्रोनाउन में ही पढ़ाए हैं कि अगर वर्ब के पहले कुछ भी रहेगा तो वो सब्जेक्ट कहलाता है, और वर्ब के बाद अगर रहे तो वो आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर है? तो बाई के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस कैसा यूज करते हैं वो जरा सा देख लीजिए। तो ये आपका नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, फिर से नॉमिनेटिव केस कर देते हैं, जगह कम है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जैसे यहां पे लिखते हैं आई वी यू ही, ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बी का, यू का, ही का, हिम, सी का, इट का, दे का, और नेम का, नेम। क्लियर है? यहां तक तो समझ में आ गया। तो अब यहां से गौर कीजिए कि मेरा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, ही है ना, और इसको कन्वर्ट किस में करना, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बताएं, तो बाई के बाद क्या लगेगा,
हिम। यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए। हाँ, ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता है ना, अब उम्र हो गया है, खड़ा ज्यादा देर नहीं रह सकता। पुराएंगे तो पूरे हुए करेंगे, लेकिन अब खड़ा रहना थोड़ा सा, देखिए टीचर में खराबी क्या होता है कि पूरा का पूरा भार जो है पैर पे चला जाता है। अब बाकी कोई भी जॉब हो तो उसमें जो है उतना भार पैर पे नहीं आता है, इसलिए। चलिए शुरू करें। अब देखिए, एक्टिव वॉइस का हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको। स्ट्रक्चर मेरा है, हमने जो लिखा उसी को, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का यहाँ पे एनी फॉर्म कर देते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। ठीक है, अब इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें आप कोई भी टेंस का प्रयोग कर लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप मॉडल वर्ब का प्रयोग कीजिए चाहे नॉर्मली टेंस का प्रयोग कीजिए। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा वो देखिए। पैसिव वॉइस में हमने कहा था अभी जो बनाए थे कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बनेगा, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का, यही लिखाए थे ना। ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस इसी के अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, सिंपल सा तरीका। इसी के अनुसार मैंने हेल्पिंग वर्ब कर दिया, प्लस यहां पे वर्ब का कोई भी फॉर्म हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है पैसिव में। यहां पे वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म हो, V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो या V5 हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। क्या हुआ, पैसिव में हम V3 का ही प्रयोग होगा। और वर्ब के बाद आपको हम बताएं क्या लगेगा, बाई का प्रयोग होगा। क्लियर है? अब इसके बाद हमने कहा प्लस सब्जेक्ट, मतलब ये जो सब्जेक्ट है यहां पे आ गया। ठीक है, जो रूल है, अब जरा से यहां पे गौर कीजिएगा, ये जो यहां पे सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, ये है आपका सब्जेक्टिव केस। क्लियर है? ये जो यहां पे ऑब्जेक्ट है ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे आया तो ये ऑब्जेक्टिव केस कन्वर्ट हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव केस में, और ये सब्जेक्ट जब यहां चला गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव। पूरा जो 6 रूल बताए थे, 6 गो रूल का निचोड़ यही है आपका। चलिए इसको लिख लीजिए, मेन रूल यही है, आप वहां से याद रखिए चाहे ये स्ट्रक्चर याद रखिए, दोनों सेम चीज है। चलिए हो गया। आपको तो ये पता है ना कि वर्ब ये जो है इस पे डिपेंड होता है। ठीक लगा देते हैं, पता चला कि किसी को नहीं पता चला तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मिटा दे। अब एक सातवां रूल, सातवां रूल में क्या कहता है, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, देखिए यहां पे हमने क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट दोनों प्रोनाउन के
आवाज बंद करो तो। दोनों प्रोनाउन के एक ही जाति का हो तो पैसिव वॉइस में बाई के पैसिव वॉइस में बाई के बाद प्रयोग होने वाले एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक मिनट, के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्रयोग नहीं होगा। देखिए मैंने यहां पे क्या कहा, सिंपल, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है लिखने पढ़ने में, समझाएंगे तो इजी वे में समझ में आएगा। हमने कहा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। आप लोग माइक जैसा बंद कीजिए तो थोड़ा देर, तब ये रूल समझ में आएगा। माइक ऑफ करो सब। हमने कहा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट दोनों जो है प्रोनाउन के एक ही में होना चाहिए, एक ही जाति का। एक जाति का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। तब हम पैसिव वॉइस में जो बाई के बाद जो हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं वो प्रयोग नहीं होगा, और जब सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा तो बाई का भी प्रयोग नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, ही कट्स हिज ट्री। क्लियर है? अब यहां पे देखिए, ये जो है ही आपका सब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये थर्ड पर्सन का है कि नहीं, सब्जेक्ट जो है किसका है, थर्ड पर्सन का, और हिज जो है ये भी किसका है, थर्ड पर्सन का है, और दोनों के दोनों सिंगुलर हैं। क्या दोनों एक जाति के हुए कि नहीं हुए, हो गए ना। तब मैंने कहा कि ऐसे कंडीशन में आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका बनेगा क्या, तो देखिए, हिज ट्री इज कट, बस इतना ही, क्योंकि कट का भी थ्री कट ही होता है, इसलिए मैंने यही रखा। अब यहाँ पे गलती से आप एग्जाम में बाई हिम अगर कर देते हैं तो यह गलत हो जाएगा 100%। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको बाई हिम का प्रयोग नहीं करना है, यहीं पे आपको छोड़ देना है। ये रूल समझ में आ गया? लिख लीजिए तो। नहीं, दोनों सेम जाति का ना, सेम जाति का होगा तो प्रयोग नहीं करेंगे। ये है सातवां रूल। आठवां रूल जो कहता है, आठवां रूल में ये है कि कहां कहां पे हम बाई के बाद का सब्जेक्ट जो है प्रयोग नहीं करेंगे। तो यह आठवां रूल आज नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। आठवां रूल आपका कल चलेगा, उसके बाद कल ही आपका प्रैक्टिस। हाँ, क्योंकि इतना रूल काफी है आज के लिए, और कल से आपका वॉइस पे प्रैक्टिस चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।